अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 में अभी तक हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 देख चुके हैं। एक्सरसाइज 4.1 में हमने जो मेजर चीज़ें देखी हैं उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला, उसकी एप्लीकेशंस, मिड पॉइंट फार्मूला और उसकी एप्लीकेशंस देखी हैं और हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज 4.2 में हमने एक्सिस के बारे में पढ़ा है और उसमें हमने दो मेजर एक्सिस के बारे में पढ़ा है, एक रोटेशन ऑफ एक्सिस और एक ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। इसके बाद हम 4.3 पे जाने से पहले कुछ बेसिक्स बातें देखेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में आप सबसे पहले जो टॉपिक जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, और ये जो टॉपिक है इसका नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी कि स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस में जो सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट्स आपके पास है वो है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। तो इंक्लिनेशन क्या चीज़ है? सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और उस एंगल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 180 डिग्री तक, जिसमें 0 और 180 शामिल नहीं है। ठीक है, द एंगल अल्फ़ा विच इज़ बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री measured काउंटर क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुइयों के ऑपोजिट चलना। ठीक है, अगर आप किसी एंगल अल्फ़ा को काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करें फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस कौन सा होना चाहिए स्टूडेंट्स? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और आप जानते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ होता है? ओरिजिन से राइट पे। अगर आप ये एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं तो आपका जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है वो ओरिजिन से राइट साइड पे होगा, और जो एक्स एक्सिस नेगेटिव कहाँ होगा? ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन हुई वो हुई पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगली कंडीशन नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एल उसका नाम है। तो उस इन चार कंडीशंस को पूरा करने के बाद अल्फ़ा जनरेट होता है, उस अल्फ़ा को आप कहते हैं इट इज़ द इंक्लिनेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले अल्फ़ा इट शुड बी काउंटर क्लॉकवाइज। ये देखें आप, काउंटर क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है। दूसरा, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 180 तक जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकती, यानी ये पहले दो क्वाड्रेंट्स में होता है। और तीसरी चीज़ ये कि हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर नहीं होगा। और चौथी चीज़ ये कि जो लाइन हो ये नॉन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में जो स्टूडेंट्स एंगल अल्फ़ा बनता है वो आपके पास इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल कहलाता है। आपकी बुक वाले ने इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर रखा है। स्टूडेंट्स, आपके सामने तीन केसेस ड्रॉ हैं। आप देखिए कि ये वाली जो लाइन एल है ये नॉन हॉरिजॉन्टल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर हो रही है, काउंटर क्लॉकवाइज मेजर हो रही है, तो जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा कहलाएगा एंड दिस इज़ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। स्टूडेंट्स, इस एक्सिस पे देखिए, जो लाइन एल है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे अल्फ़ा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें पहले से ही पता है कि ऐसे केस में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। दिस इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये लाइन नॉन हॉरिजॉन्टल ना रहे बल्कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट, ये आपके पास एंगल 90 डिग्री बनता है, तो इस केस में हम कहेंगे अल्फ़ा इक्वल्स टू में 90 डिग्री। यहाँ भी हम इसे पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये जो लाइन एल है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री बना रही है। तो इन तीनों केसेस में जो नोट है वो ये है कि अल्फ़ा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर अल्फ़ा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री। अच्छा, सिर्फ ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही नहीं है, ये परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस भी है। ये देखें आप, ये वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब है कि आप दोनों वर्ड्स बोल सकते हैं, अल्फ़ा एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो दोनों केसेस में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। और स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। If a line L is parallel to y axis, then the angle alpha is 90 degree.
तो यहाँ तक हमें ये दो बातें समझ ली हमने कि अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू या तो 0 डिग्री होगी या 90 डिग्री, या फिर आपके पास एक जनरल केस है जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू 45 हो सकती है या 60 हो सकती है या कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट बात स्टूडेंट, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। एनालिटिकल ज्योमेट्री में ये देखा जाता है कि जो लाइन L है वो एंगल अल्फ़ा बना रही है, उसमें कितना टेढ़ापन है, उसको आप स्लोप कहते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री में स्लोप या ग्रेडियंट m, उसको आप स्लोप को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद अल्फ़ा एज इट्स इंक्लिनेशन इज़ डिफाइंड बाय m इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। स्टूडेंट्स, किसी भी नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन L को जिसका इंक्लिनेशन अल्फ़ा है, अगर आप उसका टेंजेंट कैलकुलेट कर लें तो वो स्लोप बन जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि अल्फ़ा बजाते खुद इंक्लिनेशन है, लेकिन जैसे ही आप इसका tan कैलकुलेट करते हैं तो tan अल्फ़ा क्या बन जाती है, स्लोप ऑफ द लाइन। इस स्लोप ऑफ द लाइन को आप m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, तो इसी डेफिनेशन के हवाले से नीचे आप देखिए 4 नोट्स हैं, उन 4 नोट्स को हम देख लेते हैं। पहला नोट तो ये है कि अगर L हॉरिजॉन्टल हो, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसकी स्लोप कैसे कैलकुलेट होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे 0 रख दीजिए, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, तो tan 0 कितना होगा, 0। तो इसका मतलब है जब भी कोई लाइन L हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप की वैल्यू 0। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर L वर्टिकल हो यानी अल्फ़ा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो उसकी स्लोप क्या होगी, अनडिफाइंड, क्योंकि tan जब आप यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो tan 90 इज़ अनडिफाइंड। तो दो बातें पता चली कि स्लोप 0 भी हो सकती है, स्लोप अनडिफाइंड भी हो सकती है, और स्लोप इन बिटवीन भी कुछ हो सकती है। मिसाल के तौर पे किसी ने कहा कि एक लाइन जिसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री है उसकी स्लोप बताएं, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 45 और tan 45 1 होता है, तो स्लोप 1 निकल आएगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर तो पहले कोऑर्डिनेट में आप कैलकुलेट कर रहे हैं स्लोप को तो स्लोप पॉजिटिव होती है, और अगर आप सेकंड कोऑर्डिनेट में यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री तक कैलकुलेट कर रहे हैं स्लोप को तो स्लोप क्या होती है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप के बारे में पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर किसी भी लाइन को मिलाने वाले 2 पॉइंट्स अवेलेबल हों और आपने इनकी स्लोप कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए आप फार्मूला अप्लाई करते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और अगर एंगल अल्फ़ा अवेलेबल हो तो आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं tan अल्फ़ा के साथ। ठीक है जी, तो जो स्लोप होती है या तो वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होगी या वो इक्वल्स टू में tan अल्फ़ा होगी। दोनों केसेस आप अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, थ्योरम क्या है कि जो 2 लाइंस L1 और L2, अगर L1 की स्लोप m1 है और L2 की स्लोप m2 है, और लाइव बात है कि L1 के साथ जो एंगल रिलेट करेगा वो α1 करेगा और जो L2 के साथ एंगल रिलेट करेगा वो α2 करेगा, तो अगर आप tan α1 कैलकुलेट करेंगे तो m1 मिल जाएगी, अगर आप tan α2 कैलकुलेट करेंगे तो m2 मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, अब क्या ताल्लुक़ है इन स्लोप्स का आपस में। तो जो लाइंस हैं L1 और L2 ये आपस में पैरेलल होंगी अगर स्लोप दोनों इक्वेशंस की यानी दोनों लाइंस की स्लोप्स इक्वल हो जाएं। यानी आपने L1 लाइन की स्लोप कैलकुलेट की वो m1 निकली, फिर आपने L2 लाइन की स्लोप कैलकुलेट की वो m2 निकली। अगर दोनों की स्लोप्स बराबर हैं तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और अगर दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, यानी आपने L1 की स्लोप m1 को और L2 की स्लोप m2 को आपस में क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, और उन दोनों की जो प्रोडक्ट है जो m1 और m2 का आंसर है वो अगर -1 आ जाए तो आप ये कहेंगे कि दोनों की जो दोनों लाइंस हैं L1 और L2 वो क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा पैरेलल के लिए सिंबल ये वाला यूज़ कीजिए और परपेंडिकुलर के लिए सिंबल ये वाला यूज़ कीजिए। दिस इज़ फॉर परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ फॉर पैरेलल। तो स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन के हवाले से।
स्लोप और ग्रेडियंट के हवाले से, और साथ ही साथ में थ्योरम इम्पॉर्टेंट है जिसमें दो लाइंस का रिलेशन कैसे पहचाना जाता है अगर दोनों लाइंस की स्लोप्स अवेलेबल हों। तो यहाँ पे इसी लेक्चर को हम अभी रोकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।